हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेल भर्ती परीक्षा 2018 के 29 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम हिंदी भाग के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहले तो उपसर्ग समझना होगा। क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर नि सभी अक्षरों के सामने लगा है, लेकिन छोटे ई की मात्रा इस चौथे ऑप्शन में है, निकाय में। निकाय नि उपसर्ग से बना है और ये किस शब्द के आगे लगा हुआ है? काय। इस काय का अर्थ क्या होता है? काय से ही बना है काया, और जिसका अर्थ होता है शरीर या संरचना, स्ट्रक्चर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब जब काय के आगे ये नि उपसर्ग लगता है तो इस शब्द काय के अर्थ में वृद्धि कर देता है, और इस पूरे निकाय शब्द का अर्थ क्या? समुदाय या निवास स्थान हो जाता है। निवास स्थान। दूसरा क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है? कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, ये अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन था हमारे पास मृत्यु निकट आना, तो इसके लिए एक मुहावरा है हमारे पास, अन्न जल उठना। तो ये मृत्यु निकट होने के अर्थ के संदर्भ में कौन सा मुहावरा? अन्न जल उठना। और हमारा क्वेश्चन क्या था? अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना। तीसरा क्वेश्चन है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो हमें यथावत की स्पेलिंग बताना है कि कौन सी सही होगी। तो यथावत का शुद्ध रूप क्या है? ये वाला दूसरा ऑप्शन, जहां ता में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। यथावत का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पहले जैसा या ज्यों का त्यों, यथावत का अर्थ होता है। चौथा ऑप्शन है, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। अब समास होता क्या है? पहले तो पंचवटी में द्विगु समास है, आगे देखते हैं कैसे है। समास होता क्या है? जब दो पदों या शब्दों के मेल से किसी नए शब्द की उत्पत्ति हो तो वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसी तरह संधि क्या होती है? संधि में दो वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है, लेकिन समास में दो शब्दों के मेल से समास या नया शब्द बनता है। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ था, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पहला शब्द, पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। विशेष्य हो, वह क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण के लिए क्या? महापुरुष। तो जब इसका क्या करें हम? समास विग्रह करें, अलग अलग करें, तो दो शब्द हमारे पास मिलते हैं, महान धन पुरुष। और समास विग्रह करने पर अर्थ क्या मिलता है? महान है जो पुरुष। तो ये क्या? कर्मधारय समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह होता है जहां पर दोनों पदों की, जो दो पद मिल रहे हैं, दोनों पदों की समान प्रधानता होती है। समान प्रधानता होती है, वह क्या होता है? वहां क्या होता है? द्वंद्व समास। उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं? उदाहरण ले सकते हैं, माता पिता। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ये माता और पिता, तो दोनों पदों की प्रधानता है। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में किसी अन्य ही पद की या किसी अन्य ही शब्द की प्रधानता होती है, की प्रधानता
होती है। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, उदाहरण क्या ले सकते हैं, दशानन, दशानन या पीतांबर। अब समास विग्रह करें तो दो शब्द हमारे पास मिलते हैं, दस धन आनन, यानी 10 है जिसके आनन, वो कौन है, रावण हो, रावण को ही क्या कहा जाता है, दशानन कहा जाता है। तो तीसरा अर्थ निकला इससे, या तीसरा पद निकला। इसी प्रकार पीतांबर का अगर समास विग्रह किया जाए तो अर्थ क्या निकलेगा इसका, पीला धन अंबर, अर्थात पीला है जिसका अंबर, तो किससे कहा जाता है, वो विष्णु भगवान को कहा जाता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है, संज्ञा शब्द होता है, तो वहां क्या होता है, द्विगु समास, जैसे पंचवटी। पांचवा क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो उपसर्ग हमने देख चुके हैं पहले। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन या वृद्धि करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। तो यहाँ आ उपसर्ग कहाँ है, इस आभरण में। और आभरण का अलग अलग करें तो क्या शब्द मिलेंगे हमें, आ और भरण, और इस भरण का अर्थ होता है भरना या पालन पोषण, पालन पोषण। और जब इसके आगे आ शब्द लग जाता है तो पूरा क्या हो जाता है, आभरण, तो इसके अर्थ में वृद्धि हो जाती है। और इसका अर्थ क्या ले सकते हैं हम, आपूर्ति, भरण पोषण, भरण पोषण। और गहने आभूषण को भी क्या कहा जाता है, आभरण कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कमान का पता है क्या होता है, विलोम तीर। सातवां क्वेश्चन है, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास है। तो अभी हमने समास देखा कि अगर किसी शब्द के आगे वाला पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाची हो जाए, तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। चौथा ऑप्शन इसमें क्या था, द्विगु समास। तो ये द्विगु समास का क्या होगा, उदाहरण, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला। आठवां क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका आंसर क्या है, ईश्वर विषयक रति। अब ये भक्ति रस क्या होता है और उसका स्थायी भाव या रस क्या होता है, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं तो हमें क्या, उसका स्वाद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार किसी काव्य को पढ़ने या सुनने पर जिस भाव की अनुभूति हमें होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और इसके प्रकार कितने, 9 प्रकार का होता है। यहाँ पर हमारे पास भक्ति रस दिया हुआ है जो श्रृंगार रस का एक भाग है, श्रृंगार रस का भाग है। इस श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, ये व्यापक है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, नायक नायिका का हो, माता पिता या माता शिशु का हो, अथवा भक्त और भगवान का हो। अर्थात जब हमें यहाँ काव्य में भक्त और भगवान के बीच का प्रेम नजर आएगा तो वहाँ कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस, या उसी को क्या कह सकते हैं, भक्ति रस होगा। और उसी का स्थायी भाव क्या होगा, ईश्वर विषयक रति। 9वां क्वेश्चन है, संकल्प के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन कल्प। तो कहाँ है ये, हमारे पास ये पहला ऑप्शन है, सम धन कल्प। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब ये संधि क्या होती है, पहले हमने इसके पहले जब क्वेश्चन किया था, समास देखा था, उसी समय बताया था कि संधि क्या होती है, जब दो वर्णों के मेल से
कुछ विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन आए तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि जहां पर 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो वहां क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि जब 2 व्यंजन या व्यंजन के साथ किसी एक स्वर के मेल से विकार उत्पन्न हो तो वहां क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि क्या, जब स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग मिलकर परिवर्तन उत्पन्न करे तो वहां कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। 10वां है किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो किंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, किम धन कर, ये चौथा ऑप्शन। अब किंकर का अर्थ क्या होता है, ये है एक पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा है। इसका अर्थ हम सेवक, इसका उपयोग हम सेवक, नौकर या गुलाम के लिए किया जाता है। राक्षसों की एक प्रजाति को भी क्या कहा जाता है, किंकर कहा जाता है। या रोगियों की सेवा करने वालों को भी क्या कहा जाता है, जिसे हम वार्ड बॉय कहते हैं, उसे ही किंकर कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो लक्षण का शुद्ध रूप क्या होगा, सही स्पेलिंग लक्षण, ये। और इस लक्षण से ही बना है हिंदी का शब्द एक लक्षण। लक्षण क्या है, लक्षण तत्सम रूप है किसका, इस लक्षण का। अर्थात लक्षण क्या है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और लक्षण कैसा, तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या, निशानी या तौर तरीका के अर्थ में लक्षण का उपयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका पता है हमें क्या कहलाता है, वो उत्तराधिकारी कहलाता है। केवल सही स्पेलिंग हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या, तीसरा आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी 2 शब्द उत्तर धन अधिकारी से बना है, जिसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आ प्लस आ मिल रहा है। और जब समान या 2 सजाती वर्ण मिलते हैं, आपस में स्वर मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। यहाँ पर आ प्लस आ भी हो सकता है, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, या बड़ा छोटा ई आ मिल सकता है, लेकिन क्या होने चाहिए, वर्ण समान होने चाहिए। 13वां क्वेश्चन है जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो क्या कहलाता है वो, ऋणी। अर्थात क्या होता है, वो तो जो जिसके ऊपर कर्ज हो, लेकिन जिसने ऋण उतार दिया हो उसे क्या कहेंगे, उऋण। ऋण से जो उतर चुका है उसे क्या कहेंगे, उऋण। 14वां क्वेश्चन है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो यहाँ पर पंक्ति में लगभग सभी शब्द एक जैसे हैं, अर्थात हमें केवल स्पेलिंग चेक करना है कि किसकी सही है। अब इसके पर्यायवाची क्या, अनग, मदन और मनोज होता है। तो ये कौन सा सही ऑप्शन है, इसका तीसरा सही ऑप्शन है। इसके कामदेव के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, रतिपति, मनमद, अतनु, कदर्प और पुष्प धनवा। ये क्या होते हैं, कामदेव के ही और अन्य पर्यायवाची हैं। 15वां क्वेश्चन है बहुहिंसराज सती
मुख नटती आखिन सो लपटाती, ऐची छुड़वाती इची कर आगे अवती जाती। ये क्या है? यहाँ पर एक दोहा दिया गया है जो बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी जी इसके रचयिता हैं। अब इस पद का अर्थ हमें समझना होगा, भाव समझना होगा, तभी हम रस बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो इस पद का अर्थ है भौ त्रासती मुख नटती, अर्थात भौ से डरवाती है, भौ टेढ़ी मेढ़ी कर क्रोध प्रकट करती है, मुख से नहीं नहीं करती है और आंखों से लिपटाती है, प्रेम प्रकट करती है। ऐची छुड़वती खींच कर आगे अवती जाती, खींच अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाती हुई भी वह स्वयं खिंचती हुई आगे ही आती जाती है। अर्थात वह बाँह छुड़ाकर भागने का बहाना करती है तो भी मेरे ओर बढ़ती आती है। अर्थात इस पद में, इस दोहे में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन है, और जहाँ भी प्रेम का वर्णन होगा वहाँ क्या, श्रृंगार रस की प्रधानता होगी उस काव्य में। तो यहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसके पहले भी हमने श्रृंगार रस की परिभाषा देखी है कि श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पर आपके पति पत्नी, नायक नायिका, माता पिता या भक्त भगवान के प्रेम की अनुभूति होती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। 16वां क्वेश्चन है, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो घर के पर्यायवाची क्या होते हैं? सदन, निकेतन और गेह। यहाँ पर भी वही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग, यहाँ कुछ शब्दों की गलत सही दी हुई है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वहाँ पर क्या है, सही स्पेलिंग है, सदन, निकेतन और गेह की। घर के अन्य पर्यायवाची भवन, निलय और आलय भी होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे हमने उपसर्ग को देखा कि उपसर्ग क्या हो रहे थे, किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में वृद्धि या परिवर्तन कर रहे थे, उसी प्रकार प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या वृद्धि कर देते हैं। तो अंत यहाँ किस शब्द में लगा हुआ है? रटंत। रटंत के अंत में लगा हुआ है। रट प्लस अंत करेंगे तो रटंत बनता है शब्द। और रटंत हमें पता है क्या इसका अर्थ क्या होता है? बार बार याद करना या पुनरावृत्ति करना, क्या होता है? रटंत। इसी प्रकार एक और शब्द है रटाई। तो यहाँ प्रत्यय क्या लगा हुआ है? प्रत्यय यहाँ पर है आई। 18वां क्वेश्चन है, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो करुण क्या होता है? करुण अर्थात दुख या संवेदना, और उसका उल्टा क्या होगा? निष्ठुर। निष्ठुर कौन सा ऑप्शन है? दूसरा सही ऑप्शन है। तीसरे में देखेंगे हम, स्पेलिंग गलत है, ठा में बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन निष्ठुर में क्या आएगी? छोटे ऊ की मात्रा आएगी। तो निष्ठुर क्या, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। और निष्ठुर का अर्थ क्या होता है? कठोर, निर्दय और बेरहम। 19वां क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजाती में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो अलंकार क्या होता है? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अलंकार क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव।
अब ये काव्य में दो प्रकार से शोभा बढ़ती है या दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दा अलंकार और दूसरा अर्था अलंकार। जब काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है या शोभा आती है तो वो क्या, शब्द अलंकार। और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से या अर्थ से जिस काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ क्या, अर्थ अलंकार होता है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि का वर्ण की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और जहां पर एक ही वर्ण की बार बार या पुनरावृत्ति हो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर ये जो पद दिया हुआ है वो जयशंकर प्रसाद की कविता इस करुणा कलित हृदय से ली गई है। जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आशु और कानन कुसुम, झरना, लहर आदि। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। छायावादी युग कब से कब समय कहलाता है हिंदी का, 1920 से 1936 का समय छायावादी युग कहलाता है हिंदी का। और छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। पहले कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी या जिन्हें निराला कहा जाता है। दूसरे थे सुमित्रा नंदन पंत और तीसरी थी महादेवी वर्मा और एक कौन, जयशंकर प्रसाद। 20वां क्वेश्चन है, दखी दोपहरी धाम की छाहो छाती छा में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ भी देखेंगे कि दा और दा की पुनरावृत्ति हो रही है, इसी प्रकार छा और छा की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पेपर के विस्तार पूर्वक हल के PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोगों को मिल जाएंगे।